Assalamu alaikum dear students, members and viewers. राजा मोहम्मद सदीक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज का लेक्चर आप सबके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इम्यून सिस्टम जो कि ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी होती हैं और इम्यून सिस्टम या ऑटो इम्यून डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑटो इम्यून एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिजीज है कि जिसमें हमारा जो कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हमारी बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। इम्यून सिस्टम का काम है हमारे जिस्म की हिफाजत करना, मगर वो हमारे जिस्म के खिलाफ काम करना शुरू कर दे तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज में हमारे जिस्म में एक चीज याद रखिएगा कि इम्यून जो सिस्टम है वो जिस्म के अंदर दाखिल होने वाले तमाम वायरसेस और बैक्टीरियाज को फौरन कंसीडर करता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारा जिस्म, जो हमारी स्किन है या हमारे जॉइंट्स है, उनको एज अ फौरन कंसीडर करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि वो जिस्म में एक ऐसे प्रोटीन को रिलीज करता है जो कि ऑटो एंटीबॉडीज कहलाते हैं, और ये ऑटो एंटीबॉडीज जो है ये हमारी बॉडी में जाकर डिफरेंट पोजीशंस पर नुकसान पैदा करना शुरू कर देते हैं। वो नुकसान स्किन और जॉइंट्स में भी हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि मदाफती निजाम, इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म पर क्यों हमला आवर होता है। स्टूडेंट्स, आपको जानकर ये बहुत हैरानगी होगी कि किसी भी डॉक्टर के पास इस चीज का जवाब मौजूद नहीं है। मेडिकल साइंस अभी तक इस चीज को नहीं दरियाफ्त कर सकी, इसकी काज को नहीं फाइंड कर सकी कि हमारा जिस्म या हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म को क्यों खुदकार तरीके से नुकसान पहुंचाता है। लेकिन याद रखिएगा कि ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम हर इंसान को लाक नहीं होता, मगर कुछ लोगों में इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको 14 कॉमन जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं उनके मुतल्लिक मुख्तसरन जरूर बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वक्त तक कमोबेश तकरीबन 80 के लगभग ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 14 के ऊपर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो प्रॉब्लम ऑटो इम्यून डिजीज की हम आज डिस्कस करेंगे वो है टाइप 1 डायबिटीज। स्टूडेंट्स, लबलबा पैंक्रियास हमारे एक ऐसा हार्मोन, जो हमारे जिस्म में एक पैंक्रियास है, वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज करती है जिसको इंसुलिन कहते हैं, और ये इंसुलिन जिस्म में ब्लड शुगर के लेवल को या उसकी सतह को मुनज़्ज़म रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए तो उसमें जो टाइप 1 डायबिटीज है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो लबलबा के अंदर इंसुलिन को तलफ करना शुरू कर देता है, खत्म करना शुरू कर देता है, जिससे लबलबा कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स, शुगर बीमारी नहीं बल्कि शुगर आपका ऑटो इम्यून डिजीज है। इसीलिए जो भी शुगर के मरीज हैं वो सारी जिंदगी फिर आर्टिफिशियल जो इंसुलिन है उसके ऊपर जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो हाई हो जाएगा तो इसकी वजह से आपकी आंखों को, आपके नर्व सिस्टम को, आपके दिल को, दिमाग को और गुर्दों को बहुत हद तक नुकसान या डैमेज पहुंच सकता है। सेकंड है जी रेमाटॉइड आर्थराइटिस। स्टूडेंट, रेमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर इम्यून सिस्टम जो अटैक करता है, उस अटैक के नतीजे में उसका अटैक बेसिकली होता है जॉइंट्स के ऊपर। तो उस अटैक के नतीजे में जॉइंट्स के अंदर सुर्खी, रेडनेस होना, स्टिकनेस होना, सख्ती का पैदा होना जॉइंट्स के अंदर, जिसे कहते हैं दर्द या शिद्दत की जो जैसे गर्मी का एहसास वहां पे पैदा होना, ऐसी अलामात जो है वो जाहिर होना शुरू होती हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों में होता है, जिसमें कि वो एक कॉमन है, एक नॉर्मल है, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ ये ढलती उम्र की वजह से
हड्डियों को मुतासर करता है। जबकि रेमटॉइड आर्थराइटिस जो है ये 30 साल की उम्र तक या इससे पहले की उम्र में भी शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। नंबर 3 है जी सोराइसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस। स्टूडेंट्स, सोराइसिस जिसको चंबल के नाम से भी जाना जाता है, हमारी स्किन के खुलियात या हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो जरूरत के मुताबिक बनते हैं और अपना वक्त मुकम्मल करने के बाद शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन सोराइसिस की डिजीज में, चूंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें स्किन सेल्स अननेसेसरली एक तो बनते हैं और बड़ी स्पीड से मल्टीप्लाई होते हैं। चूंकि इतनी जरूरत नहीं होती और सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो ये सेल्स स्किन के ऊपर एक तय की सूरत में जमना शुरू हो जाते हैं, आना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और जबकि वहां पे जो स्किन का एरिया है वो रेड होना शुरू हो जाता है, व्हाइटिश सिल्वर जो है वो शेड देता है और एक बड़ी अजीब किस्म की तह जो है वो बनना शुरू हो जाती है, जिसको इंग्लिश में सोराइसिस और उर्दू में चंबल के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट्स, 30% ऐसे मरीज जिनको सोराइसिस जैसी डिजीज अगर लाहक हो जाए या ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी इंसान को हो जाए, तो उसको जो सेकेंडरी जो बीमारी, जो दूसरी बीमारी लाहक होती है वो सोराइटिक आर्थराइटिस होता है। सोराइटिक आर्थराइटिस में जो कंडीशन है वो ये है कि इंसान के जोड़ों में सख्ती, उठते बैठते वक्त तकलीफ और दर्द की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए जिस इंसान को सोराइसिस है, लाजमी नहीं उसको हो, लेकिन 30% ऐसे चांसेस मौजूद हैं कि जिसको सोराइसिस खुदा न खास्ता अगर हो जाए तो उसको सोराइटिक जो आर्थराइटिस है वो भी हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे माइलिन शीथ को डैमेज करती है। ये माइलिन शीथ हमारे नर्व सेल्स के अराउंड एक हिफाजती दायरा, एक हिफाजती हिसार होता है, इसको डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर स्टूडेंट्स हमारी माइलिन शीथ डैमेज हो जाए तो इससे नुकसान हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के जो कनेक्शन है उसको पहुंचता है। चूंकि इससे क्या होता है कि जो दिमाग से जो सिग्नल्स या पैगामात हमारी रीढ़ की हड्डी के मसल्स या रीढ़ की हड्डी के कनेक्शंस तक जाते हैं वो बहुत स्लो या सुस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जिसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि जैसे बेहिसी होना, सुन हो जाना, रीढ़ की हड्डी का महसूस ना होना, चलने में प्रॉब्लम, उठने में प्रॉब्लम, बैठने में, हत्ता के तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी प्रॉब्लम या ऐसी दुश्वारी पैदा हो सकती है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस SLE। अगरचा 1800 की दहाई में डॉक्टर्स ने ल्यूपस को स्किन की बीमारी के तौर पर मुतारिफ करवाया, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स थे वो स्किन रैशेज, सुर्खी माइल जो रैशेज थे वो स्किन पर विजिबल होते थे, जिसकी वजह से ल्यूपस को स्किन जो है वो प्रॉब्लम या बीमारी बताया गया। सिस्टेमिक फॉर्म जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रैशेज टाइप की जो कंडीशन है जो कि बहुत आम है, लेकिन दरअसल ये ना सिर्फ स्किन बल्कि कुछ आज़ा जैसे कि दिल, दिमाग और गुर्दों को भी मुतासिर कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, जो इसके SLE के जो मेन बेसिकली सिम्टम्स हैं उनमें है थकावट का एहसास होना, जिस्मानी या जोड़ों के दर्दों की हम उसमें इसका एक सिम्टम्स है, और इसके साथ साथ जो स्किन के ऊपर रैशेज हैं वो इसके मेन सिम्टम्स कंसीडर किए जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD, जो कि आमतौर पर आंतों की दीवार की सोजिश को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जाती है। और हर तरह का IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, हमारी GI ट्रैक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर कर सकती है। और अगर मुख्तसर मैं आपको बताऊं कि IBD क्या है, तो स्टूडेंट्स मुंह से लेकर इनस तक जितना भी ये ट्रैक्ट है, इसमें किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन को IBD के साथ जो है वो बयान किया जाता है। एडिसन्स डिजीज हमारे जिस्म में मौजूद
ایڈرینل گلینڈز کو متاثر کرتی ہے جو کہ ہمارے جسم میں ہارمونز جیسے کہ کورٹیسول، الڈوسٹیرون اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈروجن جیسے ہارمونز کو تیار کرنے میں مدد کرتا ہے یا تیار کرتا ہے۔ کورٹیسول کی بہت کم مقدار کا ہونا جسم کو کاربوہائیڈریٹس اور شوگر کے استعمال اور سٹور کرنے کے طریقے کو متاثر کر سکتا ہے، جبکہ الڈوسٹیرون ہمارے خون کے بہاؤ میں سوڈیم کی کمی کا اور پوٹیشیم کی وافی مقدار کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ایڈیسنز ڈیزیز کی جو سمٹمز ہیں اس میں تھکاوٹ، کمزوری، لو بلڈ پریشر اور وزن کا کم ہونا یہ اس کے میجر سمٹمز ہیں۔ نمبر 8، گریوز ڈیزیز۔ گریو ڈیزیز ہماری گردن کے اندر موجود تھائرائیڈ گلینڈز کے اوپر اٹیک کرتی ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈز ہمارے جسم میں ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے، لیکن گریو ڈیزیز جب اٹیک کرتی ہے تھائرائیڈ گلینڈز پہ تو اس سے ہارمونز کی جو مقدار ہے یا جو پروڈکشن آف ہارمونز ہے وہ بہت ایکسٹریم حد تک ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ تھائرائیڈ گلینڈز جو ہے وہ ہمارے جسم میں جو انرجی کا کنزمپشن ہے یا جس کو ہم میٹابولزم سسٹم کہتے ہیں اس کو بحال یا سٹیبل کرنے کے لیے رسپانسیبل ہے۔ اور تھائرائیڈ گلینڈز کے ہارمونز کی پروڈکشن اگر زیادہ ہو جائے گی تو اس سے ہمارے جسم کی سرگرمیاں بہت تیز ہو جائیں گی، جس میں کہ گھبراہٹ کا احساس ہونا، دل کی دھڑکنوں کا تیز ہو جانا، میٹابولزم کی وجہ سے ہمارے جسم کا بہت جلدی وزن کم ہونا، اس کے کہہ لیجیے کہ سمٹمز ہوں گے۔ 9 ہے جی سیجرین سنڈروم۔ سیجرین سنڈروم عام طور پر ان غدود پر حملہ آور ہوتی ہے جو کہ ہماری آنکھوں اور ہمارے منہ کو لوبریکیشن یا نرمی اور ملائم جو کہہ لیں لیکوڈ پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیجرین سنڈروم ہمارے جوڑوں اور ہماری ہڈیوں اور ہمارے سکن کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں خشک آنکھیں، منہ کا خشک ہونا اور جوڑوں میں خشکی کی وجہ سے درد جیسی علامات کا پیدا ہونا اس کی علامات کہلاتی ہے۔ نمبر 10 ہے جی ہاشیموٹوز تھائرائیڈائٹس۔ ہاشیموٹو تھائرائیڈائٹس ہمارے تھائرائیڈ کے اوپر حملہ کرتی ہے، جس سے ہارمونز کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور اس کی علامات میں وزن میں اضافہ، موٹاپا، حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، سینسٹیویٹی آف کولڈ، سردی سے سینسٹیویٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، تھکاوٹ کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تھائرائیڈ گلینڈز میں سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 11 ہے جی مائستھینیا گریوس۔ مائستھینیا گریوس ہمارے نرو امپلسز کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ پٹھوں پر اپنا کنٹرول جو برقرار نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے دماغ پٹھوں کو مکمل طور پر نہ تو سگنل بھیج پاتا ہے نہ ہی مکمل طور پر انہیں کنٹرول کر پاتا ہے۔ تو اس کے کامن سمٹمز جو ہیں وہ ہے مسکولر ویکنس، جو کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی کرنے کی وجہ سے مزید ورس ہو سکتی ہے، مگر اگر آپ آرام کریں، ریسٹ کریں تو اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے اندر آنکھوں کی موومنٹ کے جو مسلز ہیں ان میں دشواری کا پیش آنا، جو کھانا نگلتے وقت جو مسلز کام کرتے ہیں ان کے اندر جو پرابلم ہے وہ اس کا ایک سمٹم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کی جو موومنٹ ہے اس میں بھی دشواری اس کے سمٹمز ہیں۔ تو اس کا بہترین ٹریٹمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے جسم کو ریسٹ دیجئے، تھوڑا سا آرام کیجئے، کچھ ٹائم کے لیے بیڈ ریسٹ جو ہے وہ ضرور لیجئے۔ 12 ہے جی آٹو امیون ویسکولائٹس۔ آٹو امیون ویسکولائٹس ایک ایسی ڈیزیز ہے جب ہمارا امیون سسٹم ہماری بلڈ ویزلز پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آٹو امیون ویسکولائٹس۔ آٹو امیون ویسکولائٹس کی انفلامیشن کی وجہ سے یا سوزش کی وجہ سے ہماری شریانوں اور جو بلڈ ویزلز ہیں یا وینز ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے یا جس کی وجہ سے جو خون کی روانی ہے یا بہاؤ، جو بلڈ سٹریم ہے، جو بلڈ کا بہاؤ ہے وہ بہت حد تک متاثر ہو جاتا ہے۔ نمبر 13 ہے جی پرنیشیس انیمیا۔ یہ حالت پیٹ کے لائننگ سیلز کے ذریعے بننے والے پروٹین کی
जो कमी का सबब बनती है, जिसे इंट्रिंसिक कहा जाता है, जो कि छोटी आंत के लिए बहुत जरूरी होता है खुराक से विटामिन B12 जज़्ब करने के लिए। क्योंकि B12 मतलब इस विटामिन की वाफर मिकदार ना होने की वजह से जिस्म में खून की कमी और DNA सिंथेसिस में प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो जाती हैं, जो कि जिस्म के लिए एक नहायत ही नुकसानदेह स्टेटमेंट या एक नहायत ही नुकसानदेह स्टेज होती है। 14th है जी सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज इस बीमारी में मुब्तला अफराद ग्लूटीन से भरपूर जो खुराक है या ग्लूटीन से पर मुश्तमिल जो खुराक है उसको नहीं खा सकते या डाइजेस्ट कर सकते, जैसे कि गंदम, राई और दीगर अनाज की मसनूआत में पाया जाने वाला प्रोटीन। जब ग्लूटीन हमारी छोटी आंत में होता है तो इम्यून सिस्टम इस हिस्सा पर अटैक करता है और सोजिश का सबब बनता है। और सेलिएक डिजीज के बारे में मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये मर्ज शिकम होता है, पेट का दर्द। मतलब ऐसे लोग जब भी ग्लूटीन खा लेते हैं तो उनके पेट में हर वक्त शदीद किस्म का या हल्का दर्द जो है वो उसका एहसास जरूर रहता है। स्टूडेंट्स यहां तक तो मैंने आपको 14 सिम्टम्स बताए और उनकी डिटेल्स और उनके मजीद जो उनसे रेलिवेंट सिम्टम्स थे वो भी आपको बताए। अब आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताता हूं जो कि अलार्मिंग कंडीशंस होती हैं। अगर आपको इस तरह का कोई इशू हो तो आप इसमें देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि आप ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार हो रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम खुदकार तरीके से काम करना शुरू कर रहा है। तो वो सिम्टम्स क्या है वो जरूर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले है जी फटीग, एक्की मसल्स, रेडनेस एंड स्वेलिंग, लो ग्रेड फीवर, ट्रबल कंसंट्रेटिंग, numbness and tingling in hands and foot, hair loss and skin rashes। चूंकि स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि 80 से ज्यादा ऐसे सिम्टम्स हैं या ऐसी चीजें हैं या ऐसी बीमारियां हैं जिनको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, और अगर सबको बयान करने बैठता तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना था। उम्मीद है कि ये जितना मैं इसको आसान कर सकता था, ये जितना मुख्तसर कर सकता था वो मैंने पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी लेक्चर लेंथी हो गया हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा हो या आपकी समझ में कुछ आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी सवाल या कंफ्यूजन बाकी हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यार जरूर दिया करें, और वो प्यार इसी तरीके से होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें और हमें भी पता चले कि आप हमारी इस कोशिश को कितना पसंद करते हैं। तो दुआ में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।